हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम ये आपके पीटीटी और बीएचटी की शिक्षण वीडियो का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, आप सभी के मैं कमेंट्स देखता भी हूँ, कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके वापस बता सकते हैं, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और इसी तरह के अगर यदि आपको और भी वीडियो और इस तरह के और भी शिक्षण वीडियो से संबंधित और भी क्वेश्चन चाहिए, ये हमारी श्रृंखला अब धीरे धीरे निरंतर चलती रहेगी और आपको इसी प्रकार से इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, देखो पहले मैंने कहा था कि धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम धीरे धीरे काफ़ी सारे क्वेश्चन करें जिसके माध्यम से आपकी शिक्षण वीडियो में अच्छी पकड़ हो सके, अच्छे नंबर लेकर के आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा पार्ट होता है शिक्षण विधियाँ जो बीएचटीसी और पीटीटी में जो मेन रोल अदा करता है। इसमें यदि आपको इनकी पकड़ होगी तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपकी बीएचटीसी में सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो जरूर देखते रहिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए अधिक से अधिक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और जैसा कि आपके सामने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन देख रहा है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान में पूर्वक पढ़े। क्वेश्चन थोड़े लेंथी आज। बालक के व्यक्तित्व विकास में अनेक स्थानिक घंचक काम करते हैं, फिर भी अध्यापक संप्रेषणता का नगण्य नहीं माना जा सकता। देखिए जो अध्यापक की जो संप्रेषण है न, को नगण्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब जो अध्यापक का जो अपना विचार होता है या अपनी बात करने का जो तरीका होता है, जो उसके जो भाषा को एक दूसरे के साथ पहुंचाने का जो तरीका होता है, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। हमारे जो विचार होते हैं उनको एक दूसरे के पास में जिनके द्वारा पहुंचाया जा सकता है, उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कौन सा? संप्रेषण। संप्रेषण के द्वारा ही। तो संप्रेषण को नगण्य क्यों नहीं माना जा सकता, इसके लिए बोला गया है कि संप्रेषण को नगण्य क्यों नहीं माना गया है, क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, चलो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखो अध्यापक की संप्रेषणता अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या नगण्य नहीं माना गया है। देखो कहने का मतलब कि जो अध्यापक की संप्रेषण है उसका जो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको नगण्य क्यों नहीं माना जा सकता। अध्यापक की संप्रेषणता अन्य तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अध्यापक की संप्रेषणता अनेक तत्वों में से एक है। देखो अनेक तत्वों में से एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्यापक की संप्रेषणता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, इसके बगैर तो कोई हो ही नहीं सकता। यदि अध्यापक संप्रेषण नहीं करेगा तो इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। कुछ भी टिप्पणी नहीं है। देखो ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन दोनों ऑप्शनों में से भी देखो दोस्तों, आपको इस तरह से वहाँ पे आराम से पहचानना है कि किस तरह से लगाना है। इन दोनों ऑप्शनों में भी जो आपको बढ़िया अच्छा लगता है वो कौन है? अध्यापक की संप्रेषणता अन्य तत्वों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यदि अध्यापक संप्रेषण नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अध्यापक का जितना संप्रेषण करने का या एक दूसरे के साथ में जुड़ने का जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों कौन सा? संप्रेषण। तो इसका आंसर रहने वाला है अ नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। और क्वेश्चन को एक बार नहीं आता तो दो बार पढ़े, दो बार नहीं आता 3 बार पढ़े। दोस्तों मान के चलिए आपको 100% क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। ठीक है, देखो अध्यापक की संप्रेषणता पाठ विशेष के उद्देश्यों के साथ में जुड़ी रहती है। क्या बात सही है क्या? ये क्या कहना चाह रहा है? पहले देखो इसका अर्थ समझो। ये कहना चाह रहा है जो कि अध्यापक का जो संप्रेषण करने का जो तरीका है, क्या वो पाठ विशेष के उद्देश्यों से जुड़ा रहता है? बिल्कुल जुड़ा रहता है, ये उसी से जुड़ा रहता है। और ये कथन ध्यान रखिएगा वास्तव की स्थिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है ये कथन केवल काल्पनिक है? काल्पनिक नहीं भैया, ये हकीकत है। यदि अध्यापक यदि संप्रेषण अच्छे से तरीके से नहीं कर पाएगा तो उसका आगे कुछ संभव हो ही नहीं सकता। ये कथन शिक्षण से संबंधित संभव हो नहीं, संभवतः हो, ऐसा नहीं है। संभवतः नहीं, 100% ही होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसी कुछ बात नहीं है। यह कथन केवल काल्पनिक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला हुआ है, ये कथन वास्तविक स्थिति से जुड़ा है कि अध्यापक की जो संप्रेषणता है वो ध्यान रखिएगा पाठ विशेष के उद्देश्यों के साथ में जुड़ी रहती है। ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। अगला देखें दोस्तों, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को।
और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, शैक्षणिक उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं करते। जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्या नहीं करते। तो जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो क्या नहीं करते। शैक्षिक प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना, ये तो बिल्कुल होता है, ये तो करते हैं, यहाँ नहीं करते हुए देखना है। मूल्यांकन के लिए आदान प्रदान करना, बिल्कुल शैक्षणिक जो उद्देश्य होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने अपने इनको उद्देश्य दिए थे या जो लक्ष्य दिया था वो कहाँ तक प्राप्त किया अथवा नहीं किया, इसके द्वारा भी इसका मूल्यांकन किया जाता है। सीखने वाले को दिशा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सीखने वाले को ये बिल्कुल दिशा प्रदान करते हैं अपने जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं कि इसने कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किया और किन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया, ये कौन सी दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये सब कुछ प्राप्त करते हैं। शिक्षक की प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता का मतलब होता है उसको रोकना, सुनिश्चित करता है, नहीं ये गलत है, ये शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, उसकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित नहीं करते, ठीक है ना, ये प्रतिबंधित नहीं होते। तो इस तरह से आराम से पढ़ना। शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य में पॉजिटिव ही बात करेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ ले, ध्यानपूर्वक पढ़ ले क्वेश्चन को, उसके बाद में करेंगे हम। जब शिक्षक के द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समस्या समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है। ये एक इतना प्यारा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछे मत, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जब शिक्षक के द्वारा छात्रों के छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं और प्रत्येक समूह को विषय से संबंधित समस्या दे दी, जैसे देखो बहुत सारे जैसे छोटे छोटे समूह बना दे और समूह बना करके इनमें जैसे कोई गणित है, कोई सामाजिक है, कोई विज्ञान है, उनको उसी विषय से संबंधित अलग अलग को समस्या दे दी। अब छात्र क्या करेंगे, छात्र चर्चा करेंगे कि इसको कैसे किया जा सका, समाधान या निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका समाधान क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। तो इस तरह का जो भी किया जाता है ये किस उपागम में किया जाता है, इसके लिए पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा लंबा है। पैनल चर्चा में, पैनल चर्चा नहीं होती, पैनल चर्चा तो 4-5 बैठ करके उस पर चर्चा करते हुए, सिस्टम नहीं, सिस्टम होगा अपन अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है बच्चों, एक क्रम में निरंतर किसी चीज़ का, देखो अभिक्रमित निरंतर होता है, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है जैसे ये कार्य पूरा कर लिया, अब ये कार्य पूरा करने के बाद में फिर उसको ये कार्य पूरा करना है, फिर ये कार्य पूरा करने के बाद में उसको ये कार्य पूरा करना है, ठीक है, एक क्रम चलता है इसमें, ठीक है, एक क्रम चलता है, इसको बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। लेकिन यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन की बातें नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है इससे बच्चों के अंदर क्या होगा दोस्तों, छात्रों को लघु समूह बना करके उनको प्रत्येक समूह को समस्या दी जाती, इससे बालकों में निर्माण करने की क्षमता पैदा होगी कि किस तरह से बच्चे समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है, उसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये निर्मिति जो वाद हैं उसके अंतर्गत आएगा और निर्मितिवाद के जनक होते हैं जीन पियाजे, ध्यान रखिएगा। जेरोम्स ब्रूनर भी हैं और संरचनावादी भी हैं, तो इसका भी थोड़े से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि, देखो दंड शब्द का पहले बार तो प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो अनुशासन भंग कर रहे हैं उन बच्चों को जो दंड दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। देखो उस दंड के कारण, जो भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग नहीं करेगा। हाँ ये है, किसी अगर एक छात्र है जैसे क्लास में पढ़ नहीं रहा है या आवाज़ कर रहा है, यदि उस बालक को बुला करके और ये बोल दिया जाए या खड़ा करके उसे पूछ लिया जाए कि आपको ये बताना है और वो नहीं आए, तो और बालकों को उसको दंड दिया जाएगा कि यदि आपको ऐसा नहीं आया तो उसको, मतलब नकारात्मक ही नहीं होता दंड, सकारात्मक भी होता है, ठीक है। उसको ये सब भी बोला जा सकता है कि आप जब तक अगर इस चीज़ के बारे में नहीं सुनाओगे तो आपको क्लास से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा या आप ये काम नहीं कर सकते, तो सकारात्मक दंड होता है। तो उसे बचने के लिए बालक के ध्यान रखेगा, उसको याद करेगा, तो उसी दंड का प्रभाव अगले बालकों पर क्या होगा, अगले बालक भी ध्यान रखेगा, उस दंड से बचने के लिए अपने कार्य को करके लाएंगे, ठीक है, कि याद कर लेते हैं, नहीं तो सर और भी अपने को भी दंड देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता दंड का मतलब कि दंड हमेशा नकारात्मक ही होता है, सकारात्मक दंड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी
सी दंड की बात की जा रही है कि भय के कारण छात्रों को अनुशासन भंग न करे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य कही है इन्होंने कि ऐसा दंड दिया जाए, उस दंड से दे करके दूसरे बालक भी सुधर जाए कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर है भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग नहीं करे। वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। डराना कोई लक्ष्य नहीं होता, ये गलत बात है। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। देखो, दंड देने से बालक सुधरते नहीं है और भी बिगड़ जाते हैं। तो ये भी बात क्या है, गलत है। स्कूल भर में उसकी चर्चा और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये बातें सब गलत है, नकारात्मक बातें हो रही है। यहाँ सकारात्मक बात थोड़ी सी ये लग रही है कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वो सुधर जाए इनके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। बच्चों से संबंधित है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जो स्कूलें होती हैं उन्हें किंडरगार्टन कहा जाता है। देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा सीखने का प्रभाव उपाय क्या है? देखो, भाषा कैसे सीख सकते हैं हम? पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, साहित्य पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना। देखो, पाठ्य पुस्तक ये सब कुछ पढ़ने, इनसे हमें इतनी भाषा नहीं सकते, लेकिन यदि दो व्यक्ति मिलकर के किसी कुछ चर्चा करें तो वो भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। ठीक है, और यही इसका प्रभावी सबसे अच्छा उपाय होता है। ठीक है, वार्तालाप करना सबसे बेस्ट उपाय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है? छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो जो छात्र का जो निर्माण होता है, चरित्र निर्माण होता है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखना, वो होती है किसकी? ये देखना, अध्यापकों के उपदेशों की। अध्यापक उपदेश देते हैं जिसकी, या स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्र की, या महान पुरुषों के जीवन गाथा पढ़ने की, या धार्मिक शिक्षा की। तो दोस्तों, आप अपना आंसर सबसे पहले मैं देने से पहले आप अपने मन में सोच लें इसका क्या आंसर रहेगा कि जो छात्रों के चरित्र निर्माण है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, या बालक किसका अनुसरण करते हैं? बालक का चरित्र निर्माण उसी प्रकार का हो जैसे सामने का मॉडल होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा होता है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। देखो, बालक के सामने जो भी सामने खड़ा होता है तो वो होता है अध्यापक, और हर अध्यापक को एक मॉडल मानता है। ठीक है, वह जैसा अनुसरण करते हैं, तो अधिकांश जो बच्चे हैं वो भी यही करने की कोशिश करते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी बालक के सामने अध्यापक जाए तो वो एक मॉडल के रूप में रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई हरकत न करे जिससे कि बालक का जो चरित्र निर्माण है या उस पर कोई प्रभाव पड़े, क्योंकि वो भी एक अध्यापक को दे करके ही सीखता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट इसका आंसर रहने वाला है, जो इसका सबसे बेस्ट आंसर है, वो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र निर्माण की। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से उत्तम है? मतलब ये उस विधि की ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें जैसे प्रत्यक्ष है, उसमें कोई पढ़ाया नहीं जाए, कुछ नहीं किया जाए, प्रत्यक्ष जा करके उसको दिखाया जाए। तो ऐसी इस चीज़ के लिए सबसे जो अच्छी विधि होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी विधि होती है कौन सी? भ्रमण विधि। कौन सी? भ्रमण। देखो, भ्रमण विधि का मतलब ये होता है कि आप बच्चों को उसी स्थान पर ले जाइए और उसी स्थान पर ले जा करके उनको बिल्कुल उसी प्रकार से दिखा दीजिए, तो उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, यदि हमें बालकों को क्या पढ़ाना है, बालकों को यदि कक्षा के अंदर में पढ़ाना है कि विद्युत कैसे बनती है, तो विद्युत कैसे बनती है, तो विद्युत कैसे बनती, तो इसके लिए आपको थर्मल जाना पड़ेगा। थर्मल जो जहाँ से बिजली बनती है वो पावर स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट होता है कि पास में कोई है तो ध्यान रखिए वहाँ जा करके बच्चों को दिखाइए, प्रत्यक्ष जाकर के दिखाइए। ठीक है, या उनको भ्रमण करवाइए उसका। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वास्तविक स्थिति प्रदान चल जाएगी कि यहाँ बिजली कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, कैसे जो यहाँ के टर्बाइन होते हैं इनमें पानी गिरता है कैसे, तो बच्चे को समझने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और ध्यान रखिए दोस्तों, मानेगा जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वह अधिकांश सीधी इसी पर आधारित रहने वाली है, प्रत्यक्ष वास्तविकता पर। प्रोजेक्ट विधि है, ध्यान रखिएगा, ये पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, इसके 4-5 चरण होते हैं, फिर आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी तो इतना जान लो
कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जो जन्मदाता हैं तो ध्यान रखिएगा वह है कौन से वाले, किलपैट्रिक इसके जन्मदाता है। और ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि किसी को भी मारने के लिए, मारने का मतलब किल, किसी को भी मारने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं तो किलपैट्रिक, किल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। अरे भाषण विधि जो सिर्फ भाषण से संबंधित है, इसे वास्तव से कोई नहीं। पाठ्य पुस्तक विधि जो पाठ्य पुस्तकों की सहायता से पढ़ाए जाते हैं तो वो पाठ्य पुस्तक विधि है। तो सबसे अच्छा जो इसका आंसर रहने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी इसका आंसर है, कौन सा, ब्राह्मण विधि। चलिए अगला देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य यहाँ प्राइमरी है, हाईमरी नहीं है दोस्तों, काट लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्राइमरी है। शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, ठीक है, तो शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ये है, क्या क्या होंगे, बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और देश में साक्षरता बढ़ेगी। तो ध्यान रखना प्राइमरी जो स्कूलें होती हैं छोटी, यहाँ से अनिवार्य कर दिया जाए यदि छोटी स्कूलों से, तो इन सभी से क्या होगा, साक्षरता में वृद्धि होगी। देखो अगला क्वेश्चन, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये नर्सरी जो स्कूलें होती है इसकी शुरुआत प्रोबेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, ठीक है, यह विचार किसका है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभिरुचि से संबंधित जो कथन दिया गया था, कभी कभार कथन भी आ जाते हैं तो ऐसे कथन भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए। और जो ये कथन दिया गया था, ध्यान रखिएगा कैसे, टीपी नन का था, टीपी नन का, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर, ये टीपी नन का था। किसका था? टीपी नन का। अगला क्वेश्चन, अभिक्षमताओं परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जो अभिक्षमताओं का जो परीक्षण होता है उसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ये भविष्यवाणी करने में व्यक्ति की किस कौशल में कैसा प्रदर्शन करेगा। दूसरा है बुद्धि के मापन में, अभी किसी परीक्षण को हल करने से पूर्व व्यक्ति ने कितना सीखा है उसके लिए, या ये जांचने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति के सृजनात्मक योग्यताओं का मापन करने में। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, और मेरे बताने से पहले इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, अभिक्षमता का मतलब होता है योग्यता से। किससे होता है? योग्यता से। तो अभिक्षमता जो परीक्षण होता है वह किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए बता दूं, ये व्यक्ति की योग्यताओं के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने कौन से कौशल को कहाँ तक प्राप्त किया है या नहीं किया है, उसकी क्षमता देखी जाती है। उसमें क्या देखी जाती? उसकी क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। तो ये भविष्यवाणी करने में कि व्यक्ति ने किस कौशल की में कितना प्रदर्शन किया अथवा उसको कितना प्राप्त किया, इसके लिए अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावी कर सकता है। कब कर सकता है? वह अध्ययन करके पूरी तैयारी करके कक्षा में जाए। ठीक है, ये से सभी करते हैं, ये भी ठीक बात है। वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलो इसको रोक देते हैं भी। वह छात्रों से दृढ़ता से काम ले। देखो ऐसा नहीं है, दृढ़ता से काम लेना अच्छी बात भी नहीं है, नकारात्मक बात बोली जा रही है। हर बात को कई बार दुल्हार कर छात्रों को सुनाए। ठीक है, दुल्हार कर छात्रों को सुनाए। देखो ऐसा कुछ नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको दिख गया होगा, ये मनोविज्ञान की तरफ ही जा रही है और हमारी पूरी जो शिक्षण विद्या है वो मनोविज्ञान पर ही आधारित है। तो वो पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग करें कि किस तरह से वो प्रभावी हो सकते हैं अथवा किस तरह से प्रभावी नहीं हो सकते। उनको बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक तो टीचर ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ाने में लग जाए, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार भी उसको कार्य करना चाहिए। आपके विचार में निम्न में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है? अधिक आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होना चाहिए। समय की पाबंदी, देखो ये तो हर टीचर के लिए ये तो पहला काम है। कर्तव्य निष्ठा, देखो ये नॉर्मल बातें हैं, ये तो होना ही चाहिए, एक टीचर के लिए इतना तो होना ही चाहिए। सख्ती से अनुशासन स्थापन करने वाला, नहीं देखो ऐसा नहीं है, सख्ती से अनुशासन स्थापित करना
है ठीक है, लेकिन ये नकारात्मक बात होगी थोड़ी। शक्ति या एजुकेशन में दिखाना गलत बात है, ये नकारात्मक बात है। तो यहाँ पे विषय वस्तु का समुचित ज्ञान हो। देखो सबसे बेस्ट जो टीचर का जो उसका गुण होता है, सफल टीचर का, वो होता है हंसी मजाक करने वाले, ये सब कुछ सब मिलते रहते हैं, लेकिन जो टीचर का ध्यान रखे सब वो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसको विषय वस्तु का, ठीक है ना। ये सफल जो अध्यापक होता है उसके गुण होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, किस अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे। कैसे अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे? यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा है? आप अपना ध्यान की आंसर दीजिए, सभी अच्छे लग रहे हैं आंसर। तो एक अध्यापक के लिए सबसे जो किस प्रकार के अध्यापक का आप आदर करेंगे? जो बिल्कुल निष्ठावान हो, अनुशासन लागू करने में, जैसे मेरे होने से पहले ऐसा हो जाए, यूँ हो जाए, ठीक है, ऐसे अध्यापक हो। या विद्यार्थियों के साथ में जैसे फ्रेंड, हाँ चलो ठीक है, आप मित्र टाइप में। देखो ये अच्छी बात है, मित्र बनना भी अच्छी बात है, अनुशासन लागू करना भी अच्छी बात है, निष्ठावान ये तो होना ही चाहिए हर अध्यापक को, उसका भी आदर करेंगे हम। लेकिन ध्यान रखिएगा वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। टीचर पढ़ाते टाइम पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो जिससे बालकों पर उसका क्या प्रभाव छूटता है और बालक और भी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उससे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा वाला? द नंबर। देखो यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? देखो बहुत बार क्या होता है, देखो मनुष्य है, भगवान तो है नहीं, कोई भी टीचर हो या कोई भी हो, गलती हो ही जाती है। तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपना रौब बच्चों पे नहीं झाड़ना चाहिए, ठीक है, या बच्चों पे डराना धमकाना नहीं चाहिए। गलती हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, तो ध्यान रखना ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपनी जो गलती हुई है उसको तुरंत स्वीकार कर लें और उसको बच्चों को सुधरवा दें, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा ही करना चाहिए। कभी कभार क्या होते हैं अध्यापक अपनी गलती को मानते नहीं हैं और उल्टा बच्चों को डांट देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो आंसर है वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले और उस त्रुटि को उसको जैसे ही पता चले कि गलती हुई है या किसी बालक के द्वारा बता दिया कि गुरुजी ये बात हुई है, तो बालक को डांटे नहीं, तुरंत उस त्रुटि को स्वीकार करे कि हाँ वाकई में हुई है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, और डायरेक्ट उसको सुधरवाए बालक से, ऐसा करना चाहिए। अगला वो ऑप्शन देखो यहाँ पे राइट आंसर है कौन सा है? वह इसे बुलाने का प्रयास करे, गलत बात है, ऐसा नहीं करना। त्रुटि करे और भूल जाए, ये भी गलत बात है। उसके प्रति ज्ञान बना रहना, हाँ मैंने गलती तो कर दी लेकिन बच्चों को पता नहीं चले, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने साथ भी और बच्चों के साथ में भी क्या होगी, एक बेईमानी होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और त्रुटि का पता लगते पहले हाथों हाथ बच्चों को बताना चाहिए। देखो क्या है, शिक्षक छात्र सब सहभागिता, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजना के निर्माण का एक सबल पक्ष है, ठीक है। जो कहने का मतलब शिक्षक और जो छात्रों की जो सहभागिता होती है, सीधी भाषा में बताऊँ, जो टीचर और जो एक बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनमें सहभागिता का जो कार्य होता है, यदि उसको जो शिक्षण कार्य है वह सहभागिता के आधार पर योजना बना करके किया जाए तो क्या है? देखो यह शिक्षकों के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है। नहीं, सहभागिता ध्यान रखिएगा, पहले बात तो सहभागिता की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा ये विवादों को जन्म नहीं देती, गलत बात है, ठीक है। ये ये विवादों को जन्म नहीं देती, ये तो गलत ऑप्शन हो गया बिल्कुल। यह शिक्षकों को अपनी मौलिकता के प्रदर्शन का सो अवसर दे देती, बस ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन है, मौलिकता। क्योंकि देखो सहभागी बनेंगे एक दूसरे की मदद करके, टीचर और शिष्य और शिक्षक और विद्यार्थी, तो उसे क्या सहभागिता मौलिकता बढ़ती है और बढ़िया अच्छा अवसर मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही करना चाहिए। अगला ऑप्शन है, ये प्राय निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करती, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये शिक्षक के महत्व को गौण कर देती, नहीं गौण नहीं होता इसमें शिक्षक का महत्व, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और ये निम्न स्तरीय अधिगम भी नहीं करती, एक बात गलत है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होती है वो ध्यान रखना, ये शिक्षक को मौलिकता के
सुअवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये शिक्षण वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आपके लिए इसी प्रकार से लेते आएंगे जब भी हमको टाइम मिलेगा। और आप हमारे साथ में बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें ज़रूर भी बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।